भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। किसी भी मटेरियल के ऊपर जब रेडिएशन इससे टकराती है तो तीन तरह के काम होते हैं। या तो ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है, या एब्जॉर्ब होती है, और या ट्रांसमिट होती है। तो हम इसमें से स्टडी करेंगे सिर्फ एब्जॉर्प्शन। जब ये मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हाइगन, हर मटेरियल एनर्जी इमिट कर रहा होता है, बहुत ही रेडिएशन इमिट कर रहा होता है, चाहे वो हमें नजर आए या ना आए। जब भी रेडिएशन होती है तो हॉटर सोर्स से रेडिएशन आती है कोल्ड की तरफ, और किसी भी मेटल पे जब इस या किसी भी मटेरियल पे जब इस तरह से रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इमिटेंस भी होती है। उस वक्त ये मटेरियल हॉट होता है और सराउंडिंग इसकी कोल्ड होती है। तो हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल की तरफ रेडिएशन आती है, और एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है कि उसी मटेरियल से लोअर इंटेंसिटी की रेडिएशन बाहर निकल रही होती हैं। जब रेडिएशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स की आ रही होती है। आपको पता है कि हमें कलर्स कैसे नजर आते हैं। व्हाइट लाइट जिसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स हैं, किसी भी चीज के ऊपर जब इंसिडेंट होते हैं तो कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ कलर्स की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ की रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती है। हमें सिर्फ वही कलर नजर आता है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। इसकी एग्जांपल ऐसी है, अगर आप एक ग्लास में पानी में जिसमें आप ब्लू कलर ऐड कर दें, अब ये ब्लू पानी है और आप इस ब्लू पानी के सामने एक ग्रीन कलर की लेजर इंसिडेंट कर दें, तो ये लेजर इस पानी में से नहीं निकलेगी। अगर सफेद पानी है तो उसमें से तो निकल जाएगी ये लेजर, सामने हमें नजर आएगी। लेकिन अगर ब्लू पानी है तो ये लेजर नहीं जाएगी। द रीजन इज क्योंकि ये जो ब्लू कलर है इस वक्त ये तमाम व्हाइट लाइट में मौजूद वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब चूंकि वो तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, उनमें ग्रीन भी शामिल है, तो अगर हम ग्रीन लेजर को यहाँ पे इस पर इंसिडेंट करते हैं इस नीले पानी पर, तो ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये पास ऑन नहीं होगी। तो हर मटेरियल डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें उसका कलर नजर आ रहा होता है। ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो सारी की सारी तमाम वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ले। जब वो तमाम को एब्जॉर्ब कर ले तो उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे। उसमें से रिफ्लेक्ट होकर हमें कोई भी वेवलेंथ नजर नहीं आएगी, भले भी उसके अंदर से अगर रेडिएशन निकल भी रही है, अगर वो रेडिएशन ही ना निकले तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये ब्लैक बॉडी कहलाती है। 100% यानी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी अचीव करना इम्पॉसिबल है। इस सिनेरियो में सूरज को ब्लैक बॉडी समझा जाता है, लेकिन उसके लिए डेफिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गुड एब्जॉर्बर्स और गुड इमिटर्स। अब अगर एक बॉडी तमाम वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करती है तो फिर वो तमाम वेवलेंथ्स को इमिट करेगी। ऐसा मटेरियल जो तमाम वेवलेंथ्स को इमिट करता है, हमारी एवरीडे लाइफ में हमें सूरज ही नजर आता है जो तमाम वेवलेंथ्स को 100% वेवलेंथ्स को इमिट करता है। इस बेस पर हम सूरज को ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक डज नॉट मीन्स ब्लैक इन दिस डेफिनेशन। तो ब्लैक बॉडी 100% इमिटर या 100% एब्जॉर्बर को कहते हैं। जो तकरीबन परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमें मिलती है
है वो है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक तकरीबन 99% वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ब्लैक बॉडी को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेटअप बनाते हैं। अच्छा, अब वापस इसकी तरफ आते हैं, उस सेटअप को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अगर इंसिडेंट लाइट यहां पर पड़ती है तो इसकी एनर्जी यहां इस सरफेस को हॉट करना शुरू कर देती है, गर्म करना शुरू कर देती है। यहां का सरफेस एनर्जी लेकर गर्म होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी चीज को अगर हम किसी मेटल को स्पेशली गर्म करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लो करने लगता है। ग्लो करने के बाद उसको मजीद जब टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका कलर चेंज होता रहता है और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पर वो तकरीबन वाइट हो जाता है। तो वो क्या है, जितना ये मटेरियल गर्म होता है उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस का वेवलेंथ भी चेंज होता है अकॉर्डिंगली, और उसकी एनर्जी लेवल भी, इंटेंसिटी भी चेंज होती है। तो कम टेम्परेचर पे हमें ज्यादा वेवलेंथ्स मिलते हैं, बड़े वेवलेंथ की एमिशन मिलती है, और जो जो हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वेवलेंथ उसके साथ नीचे आता है, और हमें जो पीक के वेवलेंथ्स मिलते हैं तो वो निस्बतन पीछे की तरफ होते हैं इन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ये वेवलेंथ आ जाती है हमारे पास, और ये टेम्परेचर का स्केल आ जाता है जो कि ग्राफ हमें एक प्रोवाइड करेगा। तो शुरू में किसी मेटल को अगर आप देखें तो वहां की जो पीक टेम्परेचर होती है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो वो रूम टेम्परेचर पर हमें इंफ्रारेड रेडिएशन उसके अंदर से हासिल हो रही होती है। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट्स बनानी शुरू कर दें वेवलेंथ्स की विजिबल रेंज में 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड सो ऑन नैनोमीटर्स, ये हमारे पास विजिबल रेंज आ जाती है तकरीबन 800 850 के आसपास। तो रूम टेम्परेचर पे हमें जो पीक मिलेगी वो इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप किसी मेटल को फिर गर्म कर देते हैं, लेट्स से उसको कोई 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, तो ये मेटल इस टेम्परेचर पर डल रेड रेडिएशन शो करेगा। अब डल रेड रेडिएशन की जो पीक हमारे पास हासिल होती है, जो उसकी वेवलेंथ हासिल होती है वो होती है तकरीबन 800 से आसपास, 800 के आसपास। अगर हम इस टेम्परेचर को मजीद इंक्रीज करते हैं, इसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ब्राइट रेड ग्लो नजर आएगी किसी भी मेटल की, और ब्राइट रेड का जो पीक है तो वो 800 और 700 के आसपास है। अगर हम इस टेम्परेचर को मजीद इंक्रीज कर देते हैं, 1700 तक ले जाते हैं, तो हमें ऑरेंज या येलो टाइप्स का ग्लो नजर आता है, जिसकी और भी वेवलेंथ, पीक वेवलेंथ पीछे है, वो तकरीबन 700 के आसपास है। अगर हम इसको और ऊपर लेकर जाते हैं, हम इसको 2000 तक लेकर जाते हैं, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें कोई इस तरह का हासिल होता है ग्राफ, जो जिसकी वेवलेंथ और भी पीछे की तरफ आ रही होती है। तो ये रिलेशनशिप है हमारे पास वेवलेंथ का और टेम्परेचर का। यहां से हमें ये पता चलता है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर आपस में, वेवलेंथ और टेम्परेचर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ये जो रिलेशन है इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो जब हम इक्वेशन में इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन एक आ जाती है। यहाँ पे हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देते हैं,
जिसकी वैल्यू है 2.898 इंटू 10 पावर -3 मीटर केल्विन ओवर टेम्परेचर। और ये हमारे पास वो पीक का लेमडा हो जाएगा, तो इसलिए इसको लेमडा मैक्स से हम शो करेंगे। रीअरेंज करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है लेमडा मैक्स टाइम्स T is equal to 2.898 into 10 power -3 मीटर केल्विन। ये रेंज डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है, जो हमें किसी भी रेडिएशन के टेम्परेचर और उसकी वेवलेंथ के बारे में एक आइडिया दे रहा होता है। अब ये जो चीज है, इसको परफॉर्म करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर आप एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग हो और यहां से आप इंसिडेंट लाइट देते हैं, तो वो लाइट इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके बहुत बार टकराती है। अब इस ऑब्जेक्ट की इनर लाइनिंग को अगर हम कार्बन ब्लैक से कोट कर दें, तो हर जगह सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है और हमें कोई भी लाइट सामने नहीं आती बाहर। ये ब्लैक बॉडी बन गया। इसको अब हीट अप करेंगे, तो जितना जितना इसको हीट करेंगे, उतनी उतनी उसमें से डिफरेंट कलर्स की लाइट वाली रेडिएशन बाहर की तरफ निकलेगी। हमें अंदर से ग्लो नजर आएगा, हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में कोई लाइट्स नजर आएगी। तो उनका ग्राफ बनाने से हमारे पास ये सिचुएशन आती है, और जिसकी बेस पर हम ये बात कर सकते हैं। अब इस तमाम ग्राफ के अंदर जो इसके अंडर एरिया है, वो एरिया हमें एनर्जी शो करता है कि इसमें से कितनी हीट एनर्जी बाहर आ रही है। अब वो एनर्जी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर रेज़्ड टू द 4। ये एनर्जी टेम्परेचर की 4th पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी चीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। इस इक्वेशन को कहते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। और इस सिग्मा की जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इसको स्टेफन कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8 वॉट मीटर पावर -2 केल्विन पावर -4। ये इस सिग्मा की वैल्यू है।